तो देखिए, निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश कर दिया है। थोड़ा सा जो एक्सपर्ट से हम जानकारी लेंगे कि भैया किस तरीके का ये बजट रहा, लेकिन लगता है क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया है तो जो सर्विस क्लास है उसके लिए थोड़ी सी निराशा जरूर हो सकती है। आप बजट छोटा है इसलिए जाहिर तौर पर आपने जो उम्मीदें रखी थी उस हिसाब से भी बजट छोटा रहा, लेकिन चूंकि सरकार को इस साल 2 बजट लेके आने हैं, ये अंतरिम बजट है, उसके बाद जो भी नई सरकार चुन के आएगी चुनाव के बाद वो नया और फुल फ्लेजेड बजट पेश करेगी, इसलिए इसमें कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए। और खासतौर पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनकी उम्मीद थी, फिलहाल उनकी उम्मीद पर निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की तरफ से किसी तरीके के राहत की कोई ऐलान नहीं किया गया। मुझे लगता है लेकिन जो अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो टूरिज्म के लिए एक जरूर, क्योंकि राज्यों को अगर लोन ब्याज फ्री लोन देने की बात की जा रही है तो टूरिज्म सेक्टर पर जरूर एक तरह से केंद्रित किया है इस बजट को। लेकिन अब मैं एक्सपर्ट्स का जल्दी रुक कर लेती हूँ। हरिकिशन जी, सबसे पहले चुनावी बजट की हम बात कर रहे थे क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो इस नजरिए से इस बजट को कैसे आंक रहे हैं और कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, ये इंटरिम बजट है तो जो इंटरिम बजट की रवायत अब तक रही है उसी का उन्होंने ट्रेडिशन को फॉलो किया है। और इसमें अगर अनाउंसमेंट्स आप देखें, जो नई अनाउंसमेंट्स की हैं, तो सरकार ने जिस वर्क के लिए पहले किया था उसी पर भरोसा किया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें पहले सरकार ने 3 करोड़ घर बनाने का टारगेट रखा था, अभी सरकार ने नया अनाउंसमेंट किया है कि 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे ये ग्रामीण एरिया में। ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। सरकार ने पिछले साल सबसे ज़्यादा बजट इसी स्कीम के लिए आवंटित किया था। तो अभी जब बजट डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो देखना है इसके लिए कितना पैसा अगले साल के लिए रखा है सरकार ने। तो एक तो ये बड़ा अनाउंसमेंट है। दूसरा अनाउंसमेंट आप जो ग्रामीण एरिया से ही रिलेटेड है, जो क्योंकि सरकार का जो वोट बैंक है उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, उस दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने जो लखपति दीदी का जो 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है वो है। ठीक है, मैं जल्दी से रमन जी आपका रुख कर लेती हूँ। जल्दी सबका पहले नजरिया ले लें कि बजट उनको कैसा लगा। जैसे कि हरिकिशन जी ने कह दिया है कि भैया ये इंटरिम बजट है तो इसलिए जो बहुत ज्यादा उम्मीदें तो लगानी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस नजरिए से अगर देखें तो रमन जी कैसा है आपके हिसाब से बजट? बिल्कुल, आई थिंक जैसी उम्मीदें थी वैसा था। कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं। एक और मैं अनाउंस कर दूं, जो युवाओं के लिए कहा गया है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्पेशल 1 लाख करोड़ का कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा और ये जो है मोर ऑफ इनोवेशन और अनुसंधान के लिए। तो आई थिंक ये कदम है और इंफ्रा का पुश को जारी रखते हुए उसको 11,11,000 करोड़ की बात की गई है। तो ये 2-3 बातें हैं। कई जगह पे कहा गया है कि जो नील जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हो सकता है, यानी इनोवेशन को एक पुश देने की जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन नीरज जी, अगर टैक्सेशन के हिसाब से बात की जाए तो टैक्सेशन के हिसाब से क्या बड़े बदलाव, क्या सुधार आपको देखने को मिले इस बजट के अंदर, इस अनाउंसमेंट के अंदर? या निराशापूर्ण? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। कुछ थोड़ा सा जो बेनिफिट दिया है वो ये है कि जो इनकी पुरानी डिमांड्स हैं 2009-10 की 25,000 तक की डिमांड्स जो हैं उनको वेवर कर दे देंगे। उसके लिए भी कंडीशंस एक बार ब्लूप्रिंट देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशंस हैं उसकी फाइनल। और जो 2010, 11 और 14-15 तक है वहाँ 10,000 तक की डिमांड्स रिड्यूस करने की बात की है। ठीक है, मीनल जी आपके हिसाब से महिलाओं के लिए, हालांकि देखिए सर्वाइकल कैंसर की बात करी है, मैटरनिटी केयर, चाइल्ड केयर की बात की है, आंगनवाड़ी के लिए कार्यकर्ताओं के लिए बात की है, आशा वर्कर्स के लिए आयुष्मान भारत, लखपति दीदी, तो महिलाओं के लिए है। लेकिन एक मिडिल क्लास महिला, मेरे और आपके जैसी महिला, उसके लिए मुझे लगता है इस बजट में कुछ भी नहीं है। ये इंटरिम बजट था तो बहुत ज़्यादा कोई पॉलिसी चेंजेस हम वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट बहुत ही पॉजिटिव नोट पे बजट है। जिस तरह से वर्कफोर्स के लिए और जिस तरह से रोजगारी के लिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के लिए कॉर्पस को दिया गया है, तो आई थिंक कि बहुत ही पॉजिटिव लाइन में गया है यह बजट। वो सभी लोग जो अपना कुछ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे सॉप्स और इंसेंटिव्स को भी प्रपोज किया गया है। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और इस तरह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो उसी दिशा में इस बजट को दिखाया गया है। तो ये टोन सेट की गई है आगे आने वाले टाइम के लिए भी। सो बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, नारी, युवा और किसान, ये जो बड़ा फोकस लगाया जा रहा था इस बजट के अंदर, सरकार की तरफ से जो दिशा भी बताई गई थी कि यही फोकस एरियाज हैं, वहीं पर खरा उतरता फिलहाल नजर आ रहा है बजट। लेकिन अगर दीपांशी में आपका रुख करूं इस पूरे मामले के अंदर, अगर देखा जाए बजट के अंदर, तो युवाओं के लिए क्या कुछ निकला है? एक युवा की तरह आप इसे किस तरीके से देखती हैं? देखिए, राम राज्य तो आ गए पर ना ही राम जैसे विद्यार्थी है, ना ही कोई विद्यालय गुरुकुल जैसा है और ना ही कोई गुरु विशिष्ट जैसा है। सो एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए मेरे ओपिनियन में 2.9% था लास्ट ईयर का बजटरी एलोकेशन। आई एक्सपेक्टेड सम इंक्रीज, सम चेंज, बिकॉज वी नीड इट, इज द नीड ऑफ द आवर, बिकॉज वी ऑल नो चेंज इज इनएविटेबल. So in order to incorporate skill enhancement,
more interdisciplinary transactions. We needed more. ठीक है, इकोनॉमिस्ट धीरेन्द्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरपाल जो कि एग्रीकल्चर फील्ड से एक्सपर्ट है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आपके हिसाब से बजट कैसा रहा और क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही सिंपल बजट था, टैक्स में कोई बदलाव नहीं है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स का जो झंझट सालों साल से चल रहा था और ये टैक्स सिस्टम पे हमारे बहुत बड़ा बर्डन था, उसे ख़त्म कर दिया गया। जो 10 साल से 20 साल से 25,000 और 10,000 का नोटिस आता जा रहा था, तो ये काफ़ी सुचारू चीज़ है। लेकिन इसमें हैरानी वाली बात यह है कि इन सब चीज़ के बीच करीब 11% आउटले बढ़ा है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और ये 11 लाख करोड़ रुपए का है। ये एक बहुत बड़ा एलोकेशन है हमारे यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट में। और अच्छी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आउटले ही नहीं है, ये सरकार उसको डिप्लॉय भी कर पाती है, जिसका ज़मीन पे असर दिख रहा है। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन कृष्णवीर चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, किसानों के लिए इस बजट से, इस अंतरिम घोषणाओं से क्या कुछ निकला? कृष्णवीर जी, अगर आप सामान्य भाषा में समझा सकें, किसानों के लिए बहुत सारी बातें जरूर की गई, खासतौर पर कृषि क्षेत्र के लिए, मत्स्य क्षेत्र के लिए, डेयरी क्षेत्र के लिए, लेकिन उसका सीधा लाभ किसानों को किस तरीके से मिल सकता है और वो अर्थव्यवस्था में क्या किसी तरीके का बूस्टर होगा? देखिए, इस बजट में जिस तरीके से तिलहन के लिए विशेष योजना पे दबाव रखा गया है, इसको बढ़ावा देने से देश खाद्य तेलों के मामले आत्मनिर्भर होगा और किसानों को आर्थिक रूप से शक्ति मिलेगी। दूसरा, जो पशुपालन की योजना को और बड़े पैमाने पर इस बजट में प्राथमिकता दी गई है, नई योजना लाने की बात की गई है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस योजना का सीधे सीधे किसानों को लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा, जो फसल बीमा का संख्या को 4 करोड़ किया है, उससे किसानों को एक जो नुकसान होता है फसलों का, उसमें बचाव में सहायता मिलेगी। तीसरा, अगर हम बात करें एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को और स्टोरेज को और पैकेजिंग को और कूलिंग चेन को, आज सबसे बड़ी आवश्यकता है बर्बादी से बचाने की फसल पैदा होने के बाद, और उसी को विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए योजना रखी गई है। इससे लाभ होगा आर्थिक रूप से, और किसानों को उसमें ज़्यादा लाभ इसलिए मिलेगा कि जब फसल बचेगी और प्रोसेसिंग में जाएगी, और ख़ास तौर से सरकार जो नए एफपीओज और पैक्स को बढ़ावा देने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य को उससे लिंक करने की योजना जो शुरुआत की गई है, पहले से ही शुरू कर रखा है, उसका लाभ जो है, जो किसानों का शोषण होता रहा है 86% का गरीब और मंझोले किसान जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जो बहुत दूर है, सबसे ये विकास का बजट है। ये जितना भी हम देखेंगे, घरों की बनाने की बात है, चलिए ये तो युवाओं को रोजगार की बात है, युवाओं को रोजगार भी एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में बढ़ेगा, डेयरी सेक्टर में युवाओं को रोजगार बढ़ेगा, तो ये रोजगार परक है, विकास का बजट है। नानो यूरिया, नानो डीएपी। ठीक है कृष्णवीर जी, आऊंगी आपके पास। सभी मेहमानों से पहले जान लेते हैं कि उनको ये बजट कैसा लगा और वो क्या सोच रहे हैं। तो सिप्रा जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, महिलाओं के लिए जाहिर सी बात है कि कुछ बात की गई है, रोजगार बढ़ने की बात कृष्णवीर जी कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको मैं कहूँ तो 10 में से कितने नंबर इस बजट को आप देने जा रही हैं? देखिए, अगर मैं सिर्फ एक की डायरेक्ट टैक्स या टैक्स की अमेंडमेंट्स को देखूं तो मैं इस बजट को 10 में से 8 नंबर दूंगी, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बजट के बारे में सोचूं तो 10 में से 6 नंबर दूंगी। मेरे हिसाब से डिस्पाइट कि ये एक इंटरिम बजट था, छोटे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे सरकार के पास जहां वो एक्शन ले सकती थी, और वो 2019 की तरह थोड़े से और बेनिफिट एक्सटेंड कर सकते थे, पर मेरे हिसाब से उन्होंने वो मिस कर दिए।